यस सर। सर ब्लर दिख रहा है, थोड़ा हो सकता है ब्लर आए, बाकी ये रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगा, आप अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा नेट का इशू है आज, तो इसलिए क्लास मैंने सोचा क्लास तो लेना ही है, मैं मोबाइल से कनेक्ट करके वैसे भी चला रहा हूँ इसको। चलिए ठीक है, तो हमारा टॉपिक है हम ना क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। मैं आज से रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूं, रिवीजन। रिवीजन में हम जो अपना टारगेट और प्लान लेके चलेंगे, जो बच्चा सिर्फ ये रिवीजन रिवीजन भी कर लेता है ना अच्छे से, लेकिन उसको जो चीजें समझ में नहीं आ रही उसके लिए डिटेल वाली वीडियो देखनी जरूरी है। जैसे मैंने कराया, कुछ हो सकता है रिवीजन में मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट करा दूं, लेकिन जब आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट करा रहा हूं और फिर वो समझ में नहीं आया सर मैंने कैसे कराया, तो आप डिटेल वीडियो में जब आप जाके देखेंगे डिटेल वाले में, तो उस टाइम पे वो क्लियरिटी हो जाएगी। सिर्फ रिवीजन वीडियो से भी आप अच्छे से पास हो सकते हैं। तो हम रिवीजन में क्या क्या करने वाले हैं, दैट इज फाइनल अकाउंट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो मान के चलो रिवीजन में क्या, नॉन रिवीजन में भी कराऊंगा तो अच्छे से ही हो जाएगा, ये एक दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन से पहले ब्रांच कर लेंगे, इसमें बहुत बच्चों के डाउट आ रहे हैं। ब्रांच के बाद फिर हम करेंगे डेप्रीशिएशन डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल के बाद फिर करेंगे हम डेप्रीशिएशन, और फिर हम लास्ट में करेंगे लीज। ये तो पूरा डिटेल में ही कराना है। तो ये चैप्टर हम रिवीजन में लेने वाले हैं, ज्यादा टाइम ना लगा के, क्योंकि हम पहले ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो हमारा है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट वगैरह में जो फॉर्मेटिंग वाला पार्ट होता है ना, रिवीजन का मतलब होता है पहले थोड़ा बहुत पढ़ाओ, तो जो फॉर्मेटिंग वाला पार्ट होता है ना, फॉर्मेटिंग वाला समझते हो, जिसके अंदर हम फॉर्मेट बनाते थे, ट्रेडिंग में ये आता है, पेंडल में ये आता है, तो मैं इसके अंदर ये मान के चलूंगा बच्चा रिवीजन करने बैठ रहा है तो वो वाले सारे पार्ट कवर करके बैठ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमारे एक दो दिन चले जाते हैं, तो वो नहीं, रिवीजन में हम सिर्फ क्वेश्चन टू द पॉइंट और एडजस्टमेंट को एक बार रिकॉल कर लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फाइनल अकाउंट में आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिकली एक बनता है हमारा जहां पे हमें विदाउट जीएसटी, जिसमें जीएसटी होता नहीं, उस टाइप का एक क्वेश्चन देखेंगे। एक देखेंगे हम विद जीएसटी। सबके एक एक दो दो ही क्वेश्चन कर सकता हूं मैं, क्योंकि रिवीजन का मतलब अगर मैं 10-12 क्वेश्चंस करा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। विद जीएसटी इन, जब ट्रायल बैलेंस में जीएसटी दे रखा हो वो वाला कर लेंगे। और इसके अंदर थर्ड टॉपिक जो होगा वो करेंगे विद जीएसटी इन एडजस्टमेंट ऑल्सो। पता है क्या, एडजस्टमेंट में भी होगा वो जीएसटी, समझ रहे हो, मतलब वैसे तो होगा ही होगा, वो एडजस्टमेंट में भी होगा, जो काफी बच्चों को दिक्कत आ रही है पिछले 2 सालों से जो पेपर में आ रहा है वो। इसके बाद एक करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर अगर हमने पूरी पुरानी क्लासेस देख रखी है तो क्या रिवीजन क्लासेस देखनी जरूरी है। हाँ, रिवीजन क्लास जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराऊंगा। सेम क्वेश्चंस की तो कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर बोलूंगा उस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात आपकी। तो सबसे पहले हम विदाउट जीएसटी वाले सिंपल सिंपल एक आइडिया ले लेते हैं, जिससे कि हमें सारी बातों का पता लग जाए। थ्योरी ऑलरेडी मैंने करवा दिया है और फिर बाद में देखेंगे, पहले हम इस फ्लो में चलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या है सर, अगर मैं बात करता हूं तो आपका सबसे पहले कुछ जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स है वो मैं पहले विजुलाइज करा देता हूं और फटाफट से रिकैप कर लेते हैं।
कि भैया एक हमारा फाइनल अकाउंट बनता है, फाइनल अकाउंट में एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तीन पार्ट में हमारे ये बन जाते हैं फाइनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को, और पीएनएल से क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए दो तरीके के खर्चे चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो कि फैक्ट्री से होते हैं। डायरेक्ट इनकम कौन सा है, जो कि हमारा सेल से है। अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है तो इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए पीएनएल में, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं, जितने भी ऑफिस में खर्चे होते हैं वो सभी के सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस माने जाते हैं। अगर इनडायरेक्ट इनकम की बात करें तो रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अगला पार्ट इसका बनता है बैलेंस शीट, जिसके अंदर हम एसेट्स और लाइबिलिटी को मेंशन कर देते हैं। तो ये तो कुछ चीजें बेसिक बेसिक सी हैं। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो कुछ ऐसा फॉर्मेट बनता है, कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि आज ही रिवीजन क्लास में फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो ट्रेडिंग और पीएनएल का फॉर्मेट एग्जैक्टली वैसा होने वाला है जैसा कि आपने 11th क्लास के अंदर देखा था। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, उसने तो 11th में देखा ही नहीं, उनको पहले ये वाली जहां पे मैंने फॉर्मेट लिखवाया था और ये जो फैक्ट्री वाले सारे खर्चे बताए थे, ये वाली बेसिक क्लास को देखने के बाद आपको आगे समझ में आएगा। तो आइए यहां से देखते हैं, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ पार्ट ट्रेडिंग के लिए छोड़ दिया, नीचे का पार्ट पीएनएल के लिए, और एक अलग से क्या बना दिया, बैलेंस शीट बना दिया। हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एडजस्टमेंट के साथ होंगे। तो एडजस्टमेंट के अंदर अगर हम कुछ मेन एडजस्टमेंट की बात करें तो पहला एडजस्टमेंट निकल के आता है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह गिवन हो सकता है। कहां कहां हो सकता है, एक हो सकता है हमारा ट्रेडिंग में हो, और एक हो सकता है ट्रायल बैलेंस में हो, और एक से हो सकता है एडजस्टमेंट में हो। ट्रायल बैलेंस में होगा तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, एडजस्टमेंट में होगा तो कितनी जगह चला जाएगा, दो जगह चला जाएगा। कहां कहां, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देते हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लिख देते हैं। लेकिन कई बार क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू गिवन होती है, जैसे व्हेन क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट प्राइस बोथ आर गिवन, जब दोनों गिवन होगा सिचुएशन में क्या होता है, लोअर। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, जो आंसर जो दोनों में से कम होगा, 2000 मार्केट प्राइस 1500 और कॉस्ट प्राइस 1300, दोनों में से कम होगा, तो इन दोनों में देखेंगे कई बार मार्केट प्राइस भी आ सकता है और कई बार आपका कॉस्ट प्राइस भी आ सकता है। तो ये था हमारा पहला एडजस्टमेंट। इसके बाद हमने करा दूसरा एडजस्टमेंट प्रीपेड का। प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारे दो जगह हो सकते हैं। कहां कहां हो सकता है हमारा ये ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है हमारे एडजस्टमेंट में हो। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है सर बताइए, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस में हुआ तो एक जगह जाएगा, कहां जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट्स में। और अगर एडजस्टमेंट में हुआ तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जिस एक्सपेंस पे होगा उससे माइनस हो जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में पहुंच जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में पहुंच जाएगा। सर अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो तो रिवीजन क्लास बिल्कुल हो सकते हैं, 15 दिन है, लेकिन आपको डेडिकेटली अब काम करना पड़ेगा और मैं डेडिकेटली रेगुलर बेसिस पे क्लासेस भी लूंगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग पेबल, ड्यू, अनपेड, एरियर, ये सारे के सारे खर्चे होते हैं। इसके अलग अलग क्या है, हमारे नाम है। तो इसके अंदर ट्रायल बैलेंस में होगा तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड चला जाएगा, और एडजस्टमेंट में होगा तो दो जगह चला जाएगा। कहां दो जगह चला जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट के ऐड हो जाएगा एक्सपेंस में, और या ट्रेडिंग या पीएनएल कहीं भी, या फिर कहां चले जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो पोर्शन है। हम क्वेश्चंस भी देखेंगे प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन की बात करें तो अगर ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ खर्च चला जाएगा खर्चे में, और अगर पीएनएल के डेबिट में, एडजस्टमेंट में है तो दो जगह जाता है, एसेट्स में से माइनस और पीएनएल के डेबिट साइड में शो कर देते हैं। बैड डेट्स की बात करें, सिंपल ट्रायल बैलेंस में है, पीएनएल के डेबिट में, एडजस्टमेंट में है। तो ये मैं रिवीजन क्लास को बोलते हुए सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, जो मैंने एडजस्टमेंट की वीडियो बनाई हुई है, अच्छे से सीक्वेंस में फोल्डर वाइज डाला हुआ है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहां विद एग्जांपल थोड़ा टाइम लेके करा है। भले ही 1.5-2 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल, अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है पीएनएल के क्रेडिट में और एडजस्टमेंट में दे रखा है तो लेस फ्रॉम डेटर और पीएनएल के डेबिट में। बहुत बार ऐसा होता है कि ये बुक के अंदर आंसर में कहीं भी एड लेस कर रहे होते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैंने जो बताया है यही फॉलो करिएगा, आंसर 100% एक्यूरेट आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं। आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अगर देखा जाए तो अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो बैलेंस शीट के
लाइबिलिटी साइड दिखा दीजिए या फिर लेस फ्रॉम एसेट। सर हम क्या करें, मैं अपने ओपिनियन दूं तो आप ये करिएगा, आपके लेवल पे ये बेस्ट रहेगा, आप माइनस कर दीजिएगा। एडजस्टमेंट में होगा तो कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी या लेस फ्रॉम एसेट्स, मेरा ओपिनियन है आप ये करिएगा। और एक हो जाएगा पी एंड एल के डेबिट में, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल में है तो सीधा आप एसेट्स में से माइनस कर दीजिएगा, और अगर बैलेंस शीट के अंदर अगर एडजस्टमेंट में है तो उसे एक तो बैलेंस शीट के अंदर तो माइनस होगा ही होगा एसेट्स में से, दूसरा पी एंड एल के डेबिट साइड में आ जाएगा। यहां फर्क था, यहां पे ट्रायल में थे तो डायरेक्ट पी एंड एल के डेबिट में जा रहा था, लेकिन ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ हमारा बेड क्या था, हमारा सिर्फ और सिर्फ बेड डेट्स, और वो क्या है हमारा प्रोविजन फॉर सॉरी डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगा तो वो सिर्फ कहां जाएगा, डेबिट में आ जाएगा ट्रायल बैलेंस में, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ना हो। अब देखिए एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चंस के नीचे बड़ी सारी इंफॉर्मेशन है, तो इसको क्या बोला जाता है, एडजस्टमेंट। तो ये वाला क्वेश्चंस हम आज ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 10 ईयर के अंदर ही गिवन है, तो हम ये क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि भाई क्वेश्चंस को कैसे किया जाए और फॉर्मेट। इस क्वेश्चन को मैं बहुत स्लो लेके चलने वाला हूं, आपको बस ध्यान से इसको देखना है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। हाँ, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे एडजस्टमेंट डाल दिए, कुछ एडजस्टमेंट डाले हैं, इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे कैसे करने होंगे। 10 ईयर आप सभी बच्चों के पास मैंडेटरी है, लेना ही लेना होगा, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए चलिए क्वेश्चंस के लिए पहले फॉर्मेटिंग बना लेते हैं। आपके पास रजिस्टर है, पेन है, आप भी फॉर्मेटिंग बना लीजिए। तो मैं एक पेज पे ये बन गया हमारा, और जो स्टाइल मैं फॉलो करूंगा वही करना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए आइए, यहां मैं बैलेंस शीट बनाता हूं। सर ये नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इसको हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा, इसको यहां कर देते हैं। मैनेजेबल है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, मैं इसको या ऊपर कर दूंगा तो फिर मुझे मूव टॉप लेयर। चलिए अब पूरा ही दिख रहा है। ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, सॉरी एज एट, तारीख क्या है हमारा 31/3/2019। सेम यहां भी आने वाला है 31/3/2019। थोड़ा नीचे कर देते हैं या साइज को मैं रिड्यूस कर देता हूं, दिख जाएगा। आइए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चंस होपफुली सभी बच्चों को पूरा भी दिख रहा है। अब क्वेश्चंस पढ़ते टाइम पे ना एक चीज आपको फोकस करना है, एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है क्वेश्चंस पढ़ते टाइम पे? ध्यान ये रखना है कि जिस जिस पे एडजस्टमेंट हो उसके ऊपर पहले हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। सर 10 ईयर
किसका लेना है? शिवदास का 10 ईयर लेना है आपने, सभी बच्चों को शिवदास का 10 ईयर लेना है, ठीक है। बाकी अभी क्वेश्चंस फोकस करेंगे, फिर मैं आपके चैट सभी के देख लूंगा, अभी चैट भेजिएगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। और मेनली है क्या, मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करा दूं, हो सकता है ज्यादा ब्लर भी हो जाए डेटा, अगर क्योंकि इंटरनेट की दिक्कत है, मैं कैसे न कैसे अरेंज करके कर रहा हूँ इसको। अब देखिए क्वेश्चंस पढ़ने का क्या तरीका है, बच्चे के हाथ में क्वेश्चन पेपर आए, लाइक मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया है, तो ये हमारे पास देखिए क्वेश्चन पेपर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आने के बाद हमें क्या करना है, जो क्वेश्चंस अगर हम फाइनल अकाउंट का पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, और आपके पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, मैं ये भी बता दूं, ये आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चंस पढ़ते टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि हम सबसे पहले क्वेश्चंस में से टिक मार्क लगा लेंगे। टिक मार्क मतलब जैसे दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो होता ही होता है। इसके बाद दे रखा है डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ डेटर ढूंढूंगा और यहाँ एडजस्टमेंट लगा लूंगा ताकि मैं उसको अंदर की साइड लिखूं। इसके बाद डेटर के बाद इंक्लूड क्रेडिटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो क्रेडिटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट लगा लिया। इसके बाद कहता है वेजेस इंक्लूड स्पेंट इन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो वेजेस के अंदर भी एडजस्टमेंट है, वेजेस के अंदर एडजस्टमेंट है। और ये एडजस्टमेंट सीधा सीधा कहाँ जाएगा, मशीनरी, मशीनरी ये रहा। मैं डॉट लगा लूंगा, लिखते टाइम पे मैं अलर्ट रहूंगा। 1/5 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट इस पे भी है, मैं एडजस्टमेंट पे टिक लगा रहा हूं, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डेटर, डेटर के ऊपर है, तो डेटर के ऊपर मैं 2 डॉट लगा लूंगा, एक तो पहले ही मैं लगा चुका हूं, एक और डॉट लगा लूंगा इसके ऊपर, यानी 2 डॉट हो गए, तो 2 एडजस्टमेंट है। तो हमें ये पता रहेगा कि हमें 2 लाइन छोड़ना है कि 3 लाइन छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, प्रीपेड टैक्स, टैक्स के ऊपर है। तो आप कई बार देखेंगे यहाँ प्रीपेड टैक्स नहीं मिलेगा, लेकिन वो होता है रेंट, रेट एंड टैक्स, इसी के ऊपर होता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी इसके ऊपर लगा लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस बोला हुआ है यहाँ पे। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट ऑफ दैट डेट, ये हमारा पूरा सवाल है। तो हमने जब डॉट लगा लिया, पेज रजिस्टर का आपका ऐसा ही होना चाहिए, जब आपको पेपर मिलता है ना, पेपर आपको इसी टाइप का मिलेगा, तो इस टाइप का मिलेगा, तो आप जब फाइनल अकाउंट करेंगे ना, तो इस साइड में पूरे में बना लीजिए ट्रेडिंग P&L अकाउंट, ठीक है। और बेशक इसका और भी पार्ट छोड़ दीजिए, वैसे मेरे हिसाब से एक पेज में आ जाता है, नहीं आता तो आप 2 पेज रख लीजिए, कोशिश करिए, अगर एक में लगता है आ जाता है तो एक इधर ट्रेडिंग P&L और इधर क्या बनाइए आप, बैलेंस शीट। कैलकुलेटर आप सभी को अलाउड है, तो आपको अब टोटल जो पीछे पेज पे करते थे धीरे धीरे वो तो झंझट ही खत्म हो गया, आप कैलकुलेटर पे करेंगे, तो वो चीजें कोशिश करिएगा, कटिंग बहुत कम हो। तो मैं अब धीरे धीरे इसको पढ़ूंगा। सबसे पहले कैश दे रखा है, तो नाउ हम पहले ट्रेडिंग नहीं बनाएंगे, हम पहले P&L नहीं बनाएंगे, हम पहले बैलेंस शीट, जैसे इंफॉर्मेशन वैसे हम लिखते जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मान लीजिए मैक्स टू मैक्स मैं समझता हूं कि 10 लाइन से ऊपर आपको पेपर में छोड़ना ही नहीं है, बाकी का लाइन आपके लिए किसके लिए रिजर्व कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। बहुत सारी चीजें ये बड़ी छोटी छोटी सी एक ऐसा वर्ड है, ऐसी बातें बोल रहा हूं जो कि बहुत नॉर्मल है यार, सबको पता है, लेकिन ये बड़ी काम आने वाली चीज है, पेपर जल्दी खत्म हो जाता है इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले कैश दे रखा है, तो नाउ कैश 15,000 है, कैश 15,000। और आप एक फॉलो अप ले लेंगे कि आपने कैश लिख लिया तो इसके ऊपर टिक मार देंगे, ठीक है ना, लिख लिया उसके ऊपर टिक मार देंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, अरे यार इसमें से एक आइटम लिखना भूल गए जिसकी वजह से मैच नहीं हो रहा था और हमारे अननेसेसरी के टाइम पेपर में क्या हो गए, खराब हो गए। टिक मार लीजिए या फिर इसको कट कर दीजिए, आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप टिक मारते हैं तो हमेशा पहले लिखेंगे फिर टिक मारेंगे, ऐसा करना है आपने। ऐसा नहीं कि पहले टिक मार दिया बाद में लिखेंगे, तो कई बार भूल हो जाती है, वो अपने आप रूल्स बना लीजिएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो पहले मैं लिख लेता हूं लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000 रुपए है, मैंने पहले लिख लिया। अब देखो मैं डायरेक्टली इधर जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है डॉट ही नहीं लगाए तो एडजस्टमेंट भी नहीं है, हटाओ इसे। डेटर, तो मैं यहां डेटर लिख लेता हूं, डेटर 75,000, ठीक है ना। बाद में ये हट जाएंगे सारे जो मैंने लिखे हैं, साइड हो जाएगा, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। डेटर 75, इसके नीचे बड़े सारे एडजस्टमेंट है तो इसलिए मैंने अंदर की साइड लिखा है, बाद में जब मैं हटाऊंगा क्वेश्चन पेपर पूरे करने के बाद तो आपको दिख जाएगा, चिंता मत करना। अब डेटर 75,000 और क्रेडिटर भी साथ के साथ है, तो आप देखिएगा जो डेबिट में है वो डेटर और जो क्रेडिट में है क्रेडिटर। क्रेडिटर पे भी एडजस्टमेंट है, तो मैं यहां लिखता हूं 1,20,000। चलो इसको भी काट दे, पहले दोनों हो गया,
इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का पार्ट है, तो फटाफट से यहां लिखिएगा आप, टू ओपनिंग स्टॉक 30,000। और जितना आप स्लो और जितना ध्यान से करेंगे बैलेंस शीट मैच हो जाएगा, जितना आप जल्दबाजी करेंगे बैलेंस शीट में दिक्कत आ जाएगी। मैं तो तसल्ली से करूंगा इस क्वेश्चन को, ये भी हो गया, काट दो अब। प्लांट एंड मशीनरी, चलो प्लांट एंड मशीनरी लिख देते हैं यहाँ, प्लांट एंड मशीनरी, इसके ऊपर डॉट लगा रखे हैं, दो दो एडजस्टमेंट है तो मैं दो लाइन छोड़ दूंगा। जैसे डेटर के आगे देखो मैंने दो तीन छोड़ दिया, पता है क्यों? क्योंकि मैंने दो डॉट लगाए थे, दो एडजस्टमेंट है, तो ये हमें पता चल जाता है। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 15,000, तो मैं अंदर की साइड लिख रहा हूँ 15,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हो गया हमारा डन। प्लांट एंड मशीनरी के बाद आगे देखा जाए, प्लांट एंड मशीनरी कट हो गया, दो एडजस्टमेंट है तो मैं लाइन छोड़ दूंगा। 12% इन्वेस्टमेंट, ये हिडन एडजस्टमेंट का पार्ट है। मैंने कहा किसी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम होता है तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट होता है, तो हिडन एडजस्टमेंट है। तो मैं थोड़ा सा दो लाइन छोड़ के 12% मैं यहां लिखने वाला हूं इन्वेस्टमेंट। पूरा तो नहीं लिख पाऊंगा इन्वेस्टमेंट, वैसे पूरा लिखना चाहूं तो पूरा भी लिख सकता हूं। कितने रुपए का था 12% इन्वेस्टमेंट? 60,000, यहां से लिखना पड़ेगा मुझे 60,000, ठीक है। अब ये भी इन्वेस्टमेंट काट देते हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी पूरा नहीं काटेंगे, इस पे एक एडजस्टमेंट होगा, बाद में देखेंगे। इसको बॉक्स बना दिया। परचेज एंड सेल्स, तो आइए यहां पे लिखेंगे सबसे पहले टू परचेज, 2,85,000। नहीं, ये कोई बात नहीं, मैंने लिख लिया है, अब बाद में नहीं पता चलेगा, बाहर लिखना आसान है, लेकिन बाद में पता चले ना एडजस्टमेंट है तो अंदर काट पीट करके खराब हो जाता है हमारा। सेल्स बाय साइड में मैं इसे अंदर ही लिखूंगा, सेल्स आ गया हमारा 570, और मैंने देखो काट दू फटाफट से, भैया परचेज एंड सेल्स दोनों हो गया, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइबिलिटी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट BOD 60,000, सिंपल। अब देखो यहाँ एक गड़बड़ी हो गई, इस पे एडजस्टमेंट था, मैंने लाइन कम छोड़ा है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। एडजस्टमेंट हो तो 2 से 3 लाइन, एक एडजस्टमेंट हो तो 2 लाइन, दो एडजस्टमेंट हो तो 3 लाइन, क्योंकि एक लाइन लिखने में एक टोटल करने में चला जाता है हमारा। चलिए, इसके बाद वेजेस पे भी एडजस्टमेंट है, तो वेजेस के अंदर लाइन छोड़ देंगे। पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को खत्म कर देते हैं, वेजेस पे एडजस्टमेंट है तो थोड़ा सा लाइन छोड़ के टू वेजेस, वेजेस कितने का है? 84,000, अंदर रख देंगे ऐसे ही। हाँ हाँ, टू और बाय लगाना आपके ऊपर है, लगाओ ना लगाओ ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं तो, मेरा आदत बन जाता है तो मैं लगा देता हूँ। सैलरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू सैलरी, ये यहां से यहां आ जाएगा। टू सैलरी कितने हैं? 48,000। टू सैलरी के बाद रेंट रेट एंड टैक्सेस, तो ये भी एडजस्टमेंट था तो मैं अंदर ही लिखूंगा। सिर्फ रेंट भी लिख दूंगा तो चलेगा, क्योंकि इतना लंबा है नहीं जगह, तो मैं अंदर की साइड लिख दूंगा तो चल जाएगा। 45,000 रेंट रेट टैक्सेस। सर कौन सी बुक के क्वेश्चन है ये? आपके पिछले साल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, दैट इज अ 10 ईयर, और 10 ईयर कौन सा है? शिवदास का 10 ईयर है। मैंने बुक की इमेज भी डाली हुई है आपके उसमें, और नंबर भी मैं कल अपलोड कर दूंगा आपके उसमें। रेंट के बाद बेड डेट्स, तो बेड डेट्स आ जाता है हमारा, जगह छोड़ देते हैं 1 2 3। बेड डेट्स पे कोई एडजस्टमेंट कभी भी नहीं होता। हाँ, अलग से बेड डेट्स होता है तो कोई बात नहीं, अलग से लिख देंगे। कितने का है? 18,000। बड़े सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद कस्टम ऑन ड्यूटी, सॉरी ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग इज लेस फ्रॉम कैपिटल, तो सबसे पहले कैपिटल लिखिए और फिर यहां से लेस कर दीजिए। 15,000, ड्रॉइंग को काट देते हैं। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, तो बिल्स रिसीवेबल इधर आ जाता है, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा नहीं, वैसे एडजस्टमेंट पीएनएल में चला जाता है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना है? 45,000 है, तो यहाँ पे लिख दिया। और नाउ बिल्स पेबल इधर आ जाएगा। बिल्स पेबल कितने हैं? 23,000। 63 है, हाँ 63 है, 63,000 है, 63। चलिए
ये भी कट गया। कैरिज इनवर्ड है, कितने हैं? 18,000। तो यहाँ पे तो एडजस्टमेंट लाइन छोड़ के लिखना होगा, कैरिज इनवर्ड कितने हैं? 18। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको दोबारा करेंगे बिना देखे, तभी आप कुछ चीजें सीख पाओगे। कस्टम ड्यूटी ऑन परचेज, ये भी ट्रेडिंग का पार्ट है। टू कस्टम ड्यूटी होता क्या है? ये जब इंपोर्ट करते हैं तो वहां हमें सरकार को एक तरीके का टैक्स देना पड़ता है। कितने हैं? 48,000 कस्टम ड्यूटी 48। इसके बाद हमें दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है बताओ? ये ड्राइंग होता है, मैंने नोट लिखवाया था कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होगा? ड्राइंग। तो ये सिर्फ यहीं से माइनस होगा, लेस ड्राइंग। सर यहाँ लाइफ इंश्योरेंस लिख सकते हैं? हाँ, यहाँ लिख के माइनस कर सकते हो, चलेगा। कितने हमारे? 12,000। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी कट मार देते हैं। एडवर्टीजमेंट, इस पे एडजस्टमेंट है तो दैट्स वाई मैं अंदर लिखूंगा। कितने रुपए हैं? 90,000। इसको अंदर रखा है ताकि इसमें से जो भी माइनस प्लस होगा ना उसको अंदर बाहर हम लिख लेंगे, ठीक है। आइए, इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मैंने बताया कि ट्रायल बैलेंस में हो तो कुछ नहीं करना, पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिखना है। बुक के अंदर आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन मैं पीएनएल के क्रेडिट में लिखना, आंसर सेम ही आएगा। मैं हर बार कहता हूं मैं 6,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 6,000। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट 6,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, मैं यहाँ पे डॉट भी लगा लेता हूँ, बाद में मैं इसको कवर करने वाला हूँ। ट्रेड एक्सपेंस, पीएनएल का खर्चा नॉर्मल है ये, इस पे एडजस्टमेंट है, 2 लाइन छोड़ दिया। ट्रेड एक्सपेंस कितने हैं? 35,000। 33,000। इसके बाद देखा जाए ट्रेड एक्सपेंस भी हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर में एडजस्टमेंट है नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं फर्नीचर 7,000। 60,000 ये यहां आ जाएगा, 60,000, ठीक है। फर्नीचर 60। इसका सेल्स टैक्स कलेक्टेड, सेल्स टैक्स कलेक्टेड पहले ये जीएसटी हुआ करता था, मैं इसको ना इसके जगह पे रख देता हूं जीएसटी। जीएसटी है ये, ठीक है ना। पहले सेल्स टैक्स कलेक्टेड था, अब जीएसटी नाम हो गया। तो अगर क्रेडिट में दे रखा है तो आपको सिर्फ लाइबिलिटी में लिख देना है। जैसे सेल्स टैक्स लिख देता हूं, चलो सेल्स टैक्स सिर्फ लाइबिलिटी में लिख देना, 75,000, सिंपल। कैपिटल दे रखा है 471, 71,000, ठीक है। हमने सारे के सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि यहां से फटाफट से, पहले तो इसको आपको सही से दिखाने के लिए मैं सिर्फ एडजस्टमेंट वाले पार्ट को ऊपर कर दूंगा। इसको एडजस्टमेंट वाला पार्ट दिखा दूंगा मैं, जो कि यहां से मैं दिखा पाऊंगा, ठीक है। एडजस्टमेंट क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग पे था नहीं, और इसको थोड़ा साफ सफाई कर दें यहाँ। मैंने डॉट वगैरह लगाया वो हट गया है, लेकिन मुझे याद है क्योंकि स्पेस है नहीं तो हमें सारी चीजें करके दिखानी होती है। आप डॉट साथ के साथ बुक है तो लगा लेंगे तो बेटर रहेगा। आइए, पहला एडजस्टमेंट स्टॉक दे रखा है, मार्केट वैल्यू भी दे रखा है आपको 1,50,000 और स्टॉक की वैल्यू 140। तो आपको पता है कि जब दोनों वैल्यू देते हैं तो विच एवर इज लोअर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बाय साइड में लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मैं एडजस्टमेंट को ग्रीन कलर से कर देता हूं ताकि आपको बेटर रहे। क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000, ठीक है। एक एसेट्स में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000। आइए, क्लोजिंग स्टॉक के बाद अगला हम पॉइंट देखें तो हमें दे रखा है इंक्लूड डेटर 24,000, किशू एंड इंक्लूड क्रेडिटर 18,000 ड्यू टू
केशु मतलब सेम डेटर क्रेडिटर। और इस वाले कॉन्सेप्ट को पता है क्या कहते हैं, कॉमन डेट्स के नाम से मैंने एडजस्टमेंट कराया है। तो इसमें सिंपल सा फंडा मैंने बताया था, जो दोनों में से कम होगा दोनों साइड माइनस कर दो, ठीक है ना। तो हम यहां से भी माइनस कर देंगे, लेस डेटर, यहां पे डेटर ले लो या कॉमन डेट ले लो, कितने 18,000, और सेम अमाउंट विल बी डिडक्ट फ्रॉम डेटर, कॉमन डेट 18,000। चलिए पहला पार्ट हो गया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। अगला कहता है वेजेस इंक्लूड 15,000 स्पेंट इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, यानी मशीनरी को इंस्टॉलेशन पे जब खर्चा किया जाता है तो मशीनरी का पार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें मशीनरी में क्या कर देना है, ऐड कर देना है वेजेस, कितने रुपए, मशीनरी भी 15,000 का था और वेजेस भी 15,000 का। चलो अब यहां से माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा इंस्टॉलेशन 15,000, 150 है, नहीं तभी को, ठीक है 150 है। अब अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं भैया, वेजेस भी कर लिया हमने। 1/4 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब होता है कि जो एडवर्टीजमेंट है, जैसे कि मेरे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस देखा जाए तो 90,000 है, इसका 1/4 यानी 1/4 अगले साल ले जाना है, तो प्रीपेड हो गया एक तरीके से। तो 1/4 कितना होगा, 45,000, 27,500, 1/4 होगा 27,500। तो मैं यहां से लेस करूंगा, 4/5 है, 4/5, ओके, 4/5 है, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 72,000। ये प्रीपेड वाला हिस्सा निकला है। कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है, इस खर्चे को हमें आगे ले जाना है। तो ये कौन सा हिस्सा बन गया हमारा, प्रीपेड का हिस्सा बन गया। अब प्रीपेड का हिस्सा बन गया तो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से या लेस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से 72,000 तो माइनस करेंगे, और दूसरी एंट्री मैंने सिखाया हुआ है वो चला जाएगा एसेट्स के अंदर, किसके नाम से, एडवर्टीज, एसेट्स, एसेट्स किस नाम से, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और ये 72,000, ठीक है 72,000। अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं, आपका क्रिएट प्रोविजन ऑन डेटर। तो सबसे पहले जो डेटर है उसमें से हम माइनस कर देंगे ये, क्योंकि माइनस होना होता है इधर से भी इधर से भी, तो माइनस करेंगे 18,000, फिर प्रोविजनिंग करेंगे 57,000 लेस, 57,000 माइनस करने के बाद फिर 5% लेंगे, 2850। सर पहले भी था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और जब इसको भी मैं माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 54,150। तो 2850, 2850 पता है किधर लिखेंगे हम, यहां पे लिख दो, डेबिट में आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 2850, ठीक है। अगला देखते हैं तो क्या कहता है, प्रीपेड अमाउंट टैक्स 6,000 रुपए है, तो यहां से माइनस कर देंगे प्रीपेड, प्रीपेड 6,000 रुपए। और दूसरी एंट्री क्या बताया था मैंने कि आप एसेट्स में लिख देंगे प्रीपेड के नाम से, प्रीपेड रेंट या प्रीपेड टैक्स कर सकते हो आप। अगला पॉइंट देखा जाए तो आपका डेप्रीशिएट मशीनरी बाय 10% ऑन क्लोजिंग बैलेंस। तो डेप्रीशिएट मशीनरी बाय 10%, मशीनरी को 10% से घटाना है। तो अब मशीनरी पता है कब करेंगे, इसको जोड़ने के बाद, क्योंकि कहता है कि क्लोजिंग बैलेंस पे करना है, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब ऐड करने के बाद। तो 165 इसमें से लेस कर देंगे, डेप्रीशिएशन कितने परसेंट है सर, 10%, तो 16,500। और इसकी दूसरी एंट्री कहां पहुंच जाती है, पीएनएल के डेबिट में, टू साइड में पहुंच जाएगी डेप्रीशिएशन 16,500। तो नाउ हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट क्या हो चुके हैं, डन। अब मैं ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूं आपको। अरे आधा ही क्वेश्चन आया, चलो इसको इधर रख देते ना।
जो भाई ये जब आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे ना तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा। बाकी आप टेनियर तो ले ही लो, ज्यादा महंगा भी नहीं है और बड़े काम का है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो अच्छे से कि भैया बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमें पढ़ाई करने में ना सेमेस्टर 1 में। 12वीं जैसा कुछ मजा नहीं आ रहा है कि सब कुछ सामने पता चल जाए। 12th में तो क्या था कि आपको सब पता था। चलिए यहां से जिसको देखना होगा बाद में देख लेंगे। अब तो मेरा सारा का सारा काम हो गया। एक बार एडजस्टमेंट को चेक मार्क कर लो। देखो मैंने क्लोजिंग स्टॉक भी ले लिया, डेटर वाला भी ले लिया, वेजेस वाला भी ले लिया, 1/4 भी ले लिया, क्रिएट प्रोविजन भी ले लिया, प्रीपेड भी ले लिया, डेप्रिसिएशन भी ले लिया। एक रह गया इंटरेस्ट, जिसके ऊपर मैंने डॉट लगाया था, क्या ये। तो अब ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो नाउ मुझे क्या करना होगा, ये पूरा आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा। अब मेरा इन्वेस्टमेंट जो था ना, वो इन्वेस्टमेंट कितने का था सर, 1.5 लाख का। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 60,000 का इन्वेस्टमेंट था। तो इन्वेस्टमेंट जो था हमारा था 60,000 का, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कहता है कि भैया आपका 12% है। तो मैं 12% अगर इंटरेस्ट लगाऊं तो मेरा इंटरेस्ट बनना चाहिए दैट इज 7200 रुपए, 7200। बट सर आपने तो 6,000 ही इंटरेस्ट रिसीव किया, तो बाकी के 1200 नहीं मिले ना, तो इसमें एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से ऐड कर देंगे। किस, इसको अलग ही कर देते हैं, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट। कितने रुपए ऐड करेंगे, और यही 1200 एसेट्स में भी चला जाएगा, एक्रूड। अब कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर इसे इन्वेस्टमेंट में नहीं जोड़ेंगे, नहीं इसे अलग से दिखा दो, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का नहीं होता, रेवेन्यू नेचर का होता है, अलग से दिखा दो। जो बच्चा अगर जोड़ भी देता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। आइए, ये बहुत सिंपल और सीधा साधा क्वेश्चन कहूंगा मैं। क्या ऐसा पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको ना जीएसटी में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं जीएसटी के टॉपिक को अलग ही कराऊंगा मैं, ठीक है। अब सारे टोटल को एक साथ लेके चलेंगे। पहला टोटल देखते जाएं, बाहर कर देंगे सभी टोटल को, ये कुछ भी नहीं था तो 570, यहां पे है कुछ भी नहीं है 285, यहां पे 15,000 माइनस कर दोगे तो 69, यहां पे 6,000 माइनस कर दोगे 39, यहां पे 72,000 माइनस कर दोगे 18,000, यहां पे 1200 प्लस कर दोगे 7,200। ये तो लिख दिया 15,000, 1.5 लाख में से 15,000 प्लस 1,48,500। और तो कुछ ऐसा नहीं है जिससे बाहर लिखा जाए। अब सिंपल टोटल करेंगे, 570 प्लस 140, 710, 710, और निकालेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस में 30,000, माइनस 285, माइनस 69, माइनस 18, माइनस 48, ये आ गया 260। कितने आ गए, 260। बाई साइड में जीपी लिखेंगे 260, बाई साइड में जीपी आ गया 60,000, ठीक है। अब हम फिर इसको टोटल करेंगे, 6,000 प्लस 7200, 2,73,000, 273, 200, 2। अब यहाँ एनपी आएगा। कई बार जिस बच्चे के पास आंसर है वो कंफ्यूज हो सकता है, सर ये टोटल नहीं आ रहा। आंसर पे फोकस करिए, क्योंकि पीएफडी वो आगे पीछे होता है। माइनस 48,000, माइनस 39,000, माइनस 18,000, माइनस 18,000, माइनस 33,000, माइनस 3850, माइनस 16,500, ये आ गया 96,
96 आ रहा है, 97 आ रहा है, एक मिनट, 273 200 माइनस 48,000 39,000 माइनस 18,000 प्लस 18,000 माइनस 2850 16,500, हाँ 97,850। ये अब इस प्रॉफिट को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट 97 प्लस 471 माइनस 15,000 माइनस 12,000, इसका सॉल्यूशन आ गया 541,850। ना अब दोनों का सेपरेट सेपरेट टोटल होना है, ठीक है। इसमें से एक 20 में से 18 माइनस करोगे तो 1,02,000 प्लस 1,02,000 प्लस 60,000 प्लस 63,000 प्लस 75,000, ये आ गया 84,1850, 8,41,850। सेम हम एसेट साइड भी देख लेंगे। एसेट साइड है हमारा 15,000 प्लस 24,000 प्लस 54,150 प्लस 48,500 प्लस 60,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000 प्लस 14,000 प्लस 72,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200। तो ये आ गया हमारा 4,99,850। नहीं, ये कैसे आ गया? अच्छा, टोटलिंग गलत जोड़ लिया, 24,000 148,500 ना। अब क्या छोड़ दिया? साठ हजार, फिर से 60,000, अच्छा 72,000 है, 6,000, 1,200, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा 240 है, मैं उसे 24,000 ले रहा हूँ, माइनस में ठीक आ गया हमारा 84,18 50, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमने आंसर डन कर लिया। किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए आप। 10 ईयर का क्वेश्चन है, 10 ईयर में क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। और ये 12, हाँ सॉरी 8 है, यहाँ पे 12 लिखा है, 8 है आपके 10 ईयर में। पुराने टाइम पे 12 लिखा था, 8 है ये। देखो इंपॉर्टेंट बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अभी तक रेयर ही पूछा गया है, शायद ही एक बार आया हुआ है। लेकिन एक बार हम ओवरव्यू ले लेंगे ताकि अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो कर लेंगे, सिंपल ही है वैसे तो। सर 2 क्वेश्चन रिपीट फ्रॉम 10 ईयर, क्वेश्चन और पैटर्न विल बी सिमिलर। यस बिल्कुल, क्वेश्चन 10 ईयर के बेसिस पे ही आएंगे आपके। इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट समझा दे। इन्वेस्टमेंट में देखो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हम कहीं पैसे जमा कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं तो एक ही उम्मीद होता है कि वहां से पैसे मिलेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि भैया हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसके आगे जो परसेंटेज दे रखा है ना, उस परसेंटेज का मतलब क्या है, जैसे इसके आगे देखो कैसे लिखा हुआ है, देखो स्टाइल में लिखा है इसने 12% इन्वेस्टमेंट। तो 12% इन्वेस्टमेंट का मतलब जो आपको दे रखा था 60,000, इसका मतलब भैया इस 60,000 पे आपको साल का 12% ब्याज मिलेगा।
तो हमने साल का 12% एक कैलकुलेट किया तो कितना बना, 7200 रुपए। और पहले से हमें इंटरेस्ट मिल चुका था। तो क्वेश्चंस में देखा तो पहले से भैया मिला था 6000, तो मिलना चाहिए था 7200। तो 1200 आज नहीं तो कल मिल जाएगा, तो वो हमारे लिए एसेट्स हो जाता है। तो 1200 से मैंने अपनी इनकम को भी बढ़ा दी और 12 से मैंने एसेट्स भी क्रिएट कर दी। ठीक है। बताइए, क्लियर है? सर ट्रेड एक्सपेंस बुक में ट्रेडिंग में अकाउंट में दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में। हाँ, ट्रेड एक्सपेंस हमारा जो होता है वो ट्रेडिंग में दे रखा है, लेकिन आप पी एंडल में लेके चलिएगा। ठीक है, मैंने पी एंडल में बताया हुआ है, आप पी एंडल में ही लीजिए। वो कई बार हो जाता है ऊपर नीचे, क्या सोच के लिखा आंसर लिखने वालों ने, वो डिपेंड्स करता है। तो आप पी एंडल में लेके चलें, गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, अगर ट्रेडिंग एक्सपेंस दे रखा हो, ट्रेडिंग एक्सपेंस, तो फिर ट्रेडिंग में आएगा। सिर्फ ट्रेड हुआ तो पी एंडल में डाल देंगे आप। कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में देखेंगे आपको शायद पी एंडल में मिल जाए कहीं ना कहीं। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर यूनिट में से बता, हर यूनिट में से मेरा टारगेट है 5 क्वेश्चन कराऊं। एक इसमें करा दिया, 4 और है, 2 जीएसटी वाले जो जैसे जैसे टॉपिक लिखा है उसके हिसाब से। तो मेरा टारगेट है हर एक यूनिट में से मैं आपको कितने क्वेश्चंस करा दूं, 5। तो 5 क्वेश्चंस वो वाले लूं जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट है। क्या इस क्वेश्चंस करने के बाद सारे एडजस्टमेंट आपको आ जाएंगे? जवाब है नहीं आएंगे सर। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, पैटर्न करा रहा हूं, लेकिन आपको इतना जरूर पता चल गया अच्छा ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन होगा। तो इसके एडजस्टमेंट आपको जरूर करने हैं। जो मैंने पहले लिखवाया था 7-8 पेज छुड़वा के स्टार्टिंग में आपने लिखे होंगे, क्लोजिंग स्टॉक मैंने स्टार्टिंग में बताया भी, तो वो सारे के सारे एडजस्टमेंट आपको करने होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? सर क्वेश्चन नहीं है 10 ईयर में। हो सकता है बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम, आपको मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना, कुछ बच्चों में नहीं मिलेगा तो परेशान मत होइएगा। ये बीकॉम आपका कौन सा प्रोग्राम में है ना? प्रोग्राम में है क्वेश्चन ये, ऑनर्स में नहीं होगा ये। अंजलि शायद आपका ऑनर्स है तो ऑनर्स में नहीं होगा, और दूसरे राइटर का ले रखा होगा 10 ईयर तो नहीं मिलेगा आपको। और किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट बताइए। किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? माइनस नहीं करना, नहीं करना, सिर्फ ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग होता है उसमें। ठीक है, और किसी का कोई डाउट नहीं? तो कल मॉर्निंग में क्लास रखते हैं 9 बजे। ठीक है, कल सुबह 9 बजे क्लास रखेंगे, और 9 बजे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर काफी सारे एडजस्टमेंट है, और इसमें लॉस बाय फायर वगैरह भी आ गया, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट है। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि सब तरह के एडजस्टमेंट आ जाए आपके, जिससे कि आपका मतलब इस 2 क्वेश्चंस में बहुत सारे एडजस्टमेंट रिवाइज हो जाए बड़े बड़े। तो अगली क्लास, कल वाली क्लास में एक ये करेंगे। उसके बाद हम जीएसटी को पहले समझेंगे शुरू से, बिल्कुल जीरो लेवल से, उसमें कोई रिवीजन नहीं है, जीरो लेवल से। यानी परसों भी क्लास रखूंगा, परसों तो बैच टाइम पे क्लास है ही है, और परसों जो मैं क्लास रखूंगा शाम को, उसके अंदर जीएसटी को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे और खत्म कर लेंगे। और उसके अगले दिन मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को ये चैप्टर रिवीजन में खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा टाइम मैं इसी के अंदर ले रहा हूं। इसके बाद आने वाले चैप्टर 2-2 दिन में हम खत्म कर लेंगे, 2-2, 4-4 क्वेश्चन करके। ठीक है, लॉस बाय फायर मशीनरी वाला क्वेश्चन 28 करा दीजिएगा। लॉस बाय फायर मशीनरी 28 कौन सी बात कर रहे हैं अंजलि? 10 ईयर का है? हाँ, नहीं, लॉस बाय फायर मशीनरी का है, 10 ईयर का है। कौन सा है? आप एक एडजस्टमेंट डाल दीजिएगा व्हाट्सएप पे,
और जिस जिसका जो भी एडजस्टमेंट डाउट है, आप बुक का पेज नंबर डाल दीजिए, ग्रीस आहूजा का, ग्रीस आहूजा कह रहा हूँ, JR मोंगा का, और दूसरा 10 ईयर में है तो 10 ईयर का पेज नंबर डाल दीजिए मैसेज में, जैसे होगा उसको लास्ट में हम पूरा का पूरा समझा देंगे। हाँ बिल्कुल आप डाल दीजिए, जैसे JR मोंगा का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28। तो जैसे ही हम परसों कल वाली क्लास में, हाँ कल ही वाली क्लास में या फिर परसों वाली क्लास में उसको कवर कर लेंगे। जिसके जो भी डाउट बनते हैं वो उसको डालना है आपको, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर। गुड नाइट, टेक केयर। और नेक्स्ट क्लास कल मॉर्निंग में है, और मॉर्निंग में 9 o'clock 9 to 10 क्लास रहने वाली है आपकी, ठीक है। चलिए गुड नाइट।